कहते हैं कि एक औरत के दिल में इतनी ममता, इतना प्यार छुपा होता है कि सारी दुनिया भी उसके लिए कम पड़ सकती है। लेकिन ये कैसी औरत थी जिसने पहले तो एक मासूम बच्चे को अगवा करने की सुपारी दी और फिर उसे मार डालने को कहा। आखिर कौन था ये बच्चा और उसकी दहशत भरी आंखें हमें कौन सा सच कहना चाह रही थी? आइए पहले देखते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी। असलम हुसैन अफसा अहमद के साथ 5000 महर। आपके साथ निकाह कबूल है? जी कबूल है। बेटा, हमें बड़ा अफसोस है कि हम अपनी इकलौती बेटी की शादी धूमधाम से ना कर सके। हमें खुद भी इस बात का बहुत अफसोस है कि अफसा से हमारा निकाह इतनी सादगी से करना पड़ रहा है। अब आप तो इसकी वजह जानते ही हैं। अगर अचानक हमारी खाला जान का इंतकाल न हुआ होता तो आज बात ही कुछ और होती। बेटा, परवरदिगार की मर्जी के आगे किसकी चलती है, लेकिन बेटा अफसा का ख्याल रखना। जी बिल्कुल। खुशामदीद। सुभान अल्लाह। नजर ना लगे इस जोड़े को। कब से हम राहें बिछाए आपके आने का इंतजार कर रहे थे। आइए अंदर आइए। चाचा हमारे लिए क्या लाए? आपके लिए हम लाए हैं बहुत ही प्यारी सी दुल्हन चाची। अच्छी लग रही है आपको? हाँ? तो सलाम करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे घर के छोटे शहजादे रिजवान। आइए अंदर आइए। आइए, आप पूछें किस क्लास में पढ़ते हैं ये? अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट। वाह। और ये फर्स्ट लाते हैं फर्स्ट में, है ना? और हर चीज में फर्स्ट है ये, शरारत में भी, है ना? ये हमारे मरहूम शौहर हैं। कश्मीर में टेररिस्ट के साथ हुई मुठभेड़ में ये शहीद हो गए। आई एम सो सॉरी भाभी। हम मुआफी चाहते हैं। खाला जान के गुजर जाने के गम में हम आपके निकाह में शरीक ना हो सके, मगर एक बात का बहुत यकीन है हमें, अब आप आ गई हैं तो एक एक करके हम सारे गम भूल जाएंगे। अरे आइए, वो आपके जहेज का सामान बिखरा पड़ा था ना, तो हमने सोचा सलीके से रखने में आपकी मदद कर दे। जी भाभी, लेकिन आप क्यों, हम कर लेते ना। बैठिए। कैसी बातें करती हैं आप? अरे हमारे घर की नई नवेली दुल्हन है आप, और आपके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते। ये तो हमारा फर्ज है। वैसे भाभी, हमारी अम्मी ने हमारे लिए ये जहेज बहुत प्यार से संजोया है। आई एम सॉरी भाभी। ये सब मेरी माँ ने मेरे जहेज के लिए बनाया। बहुत कीमती होंगे ये सब। जी भाभी। बहुत ही खूबसूरत है। वैसे उन्होंने आपके लिए भी एक तोहफा भेजा है। हाँ? अच्छा, हमारे लिए भी गिफ्ट? जी आपके लिए। हम आपको अभी दिखाते हैं, आपको जरूर पसंद आएगा। ये देखिए, ये आपके लिए भेजी है। आपको साड़ी पसंद आई? हाँ, ठीक ही है। बेवा औरतों को सफेद और हल्के रंग ही दिए जाते हैं, मगर हकीकत एक और बात है कि हमारे खानदान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। भाभी, आप हमारे कोई भी सूट या फिर साड़ी ले सकती है, आपको जो पसंद है। ये देखिए, ये भी आपको अच्छी लगेगी। हाँ,
ये बहुत प्यारी है। सच कहे तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी और आपकी खूब निभेगी। जी बिल्कुल। माशाल्लाह क्या लग रही हैं आप। अरे ऐसे क्यों शर्मा रही हैं आप? लाए बैग हमें दे असलम। लीजिए। भाई आजकल तो हमें इस बात का डर लगा रहता है कहीं आपको हमारी नजर न लग जाए। सच कह रहा हूँ। असलम हाँ? आप बैठे, हम आपके लिए चाय लाते हैं। बेशक। वो हमारी आदत है ना। आप नहीं थी तो चाय हम ही बनाया करते थे असलम मियाँ के लिए। हम देकर आते हैं, वो बहुत थक गए होंगे। सलाम वालेकुम अरे असलम वालेकुम मियाँ। अस्सलाम भाभी। क्या चाय। बात है, बहुत खूब। गर्मा गर्म चाय। हाँ, एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त अकेले बिताना चाहती है और अफशा भी यही चाहती थी, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन इस तरह बार बार सलमा का उन दोनों के बीच आना अफशा को थोड़ा खल रहा था। जो स्पेस और प्राइवेसी उसे अपने ससुराल में मिलनी चाहिए थी वो अफशा को नहीं मिल रही थी। पर इसकी वजह क्या थी और आखिर क्या चल रहा था अफशा के ससुराल में? असलम हम मजाक कर रहे थे, हम मजाक कर रहे थे। असलम असलम हम गिर जाएंगे। आप तब तक नहीं गिरेंगी जब तक आप हमारी बाहों में। अच्छा हाँ। और अगर गिर गए तो? आप गिर गई तो हम भी आपके साथ गिर जाएंगे। अब जा कहाँ रही हैं आप इधर आए। असलम आप इधर नहीं आए पहले तो फिर लीजिए हम ही आ जाते हैं। असलम 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 भाभी जान। असलम जरा इधर आइए। सलमा भाभी नहीं आई नाश्ता करने के लिए? अब हमें कैसे पता होगा कि क्यों नहीं आई? आप ही क्यों नहीं पूछ लेती जाकर? हमने पूछा था पर हमें कोई जवाब नहीं दिया। सुबह से उनका दरवाजा भी बंद है। कोई बात है क्या? भाभी भाभी ये क्या ड्रामेबाजी कर रही हैं आप? आखिर आप चाहती क्या है? किस बात की बेसब्री है आपको? क्यों इतनी जल्दी मचा रखी है आप? अच्छा, तो अब आप भी हमसे ऊंची आवाज में बात करने लगे। कोई खता नहीं आपकी, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। जो शख्स बार बार अपनी किस्मत को कोसता है ना, उसकी किस्मत भी उसका साथ नहीं देती, समझिए आप? असलम मियाँ, ये जुमलेबाजी किसी और को सुनाइएगा, हमें नहीं। आपसे भी तो बात करना ही फिजूल है। हमेशा तो आपका पारा साथ में आसमान पर नजर आता है। असलम मियाँ, कहे असलम क्या हुआ? ये अफसा, दरअसल बात यह है कि भाभी का मूड बिला वजह कभी कभी खराब होता है, इसलिए आप परेशान मत होइए, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे, इसलिए चलो, ठीक है? एक मिनट असलम, हमें भी कुछ शॉपिंग करनी थी। हम आपके साथ मार्केट चले? ठीक है, चलिए। सलमा भाभी कह रही थी कि उनके शौहर आर्मी में थे, शहीद हो गए। हाँ तो क्या वो सारी जिंदगी हमारे साथ में रहेंगी? सलमा भाभी हमारे बड़े भाई की बेवा है, एक बच्चा है उनका। वो हमारे साथ नहीं रहेंगी तो कहाँ रहेंगी? तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं इस बात पे? अरे एक तो आप गुस्सा दिलाने वाली बात कर रही हैं, ऊपर से आप कह रही हैं हम नाराज क्यों हो रहे हैं। अरे ये बात सोची भी कैसे? एक बात कहें आपसे,
हमें ऐसा लगता है कि उनको ना हमारी खुशियों से जलन होती है, वो जलती है हमसे। अरे जब भी हम आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी बहाने से वो हमारे बीच में आ जाती है। हमारी मानिए तो उनका दूसरा निकाह कर दीजिए। रिजवान या तो उनके साथ में रह लेगा, नहीं तो उसका हम दाखिला किसी बोर्डिंग स्कूल में करा देंगे। रिजवान कहीं नहीं जाएगा, समझ गई आप? सलमा भाभी और रिजवान हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं और हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ, आपको अगर उनके साथ रहने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप जा सकती हैं अपने मायके, जाकर आराम से रहिए। आप हो गई आपकी शॉपिंग? हो गई? अब हम ऑफिस जाएं और आप घर जाने की तकलीफ उठाएंगी? प्लीज। सलमा भाभी का उनके साथ रहना और बार बार उनकी जिंदगी में दखल देना अफशा को बहुत नागवार गुजरने लगा। अफशा तो ये महसूस कर रही थी, लेकिन असलम को ये सब कुछ भी अटपटा नहीं लग रहा था। और जब अफशा ने इस बारे में खुलकर असलम से बात की तो असलम ने उसे ही झड़क दिया। रंजिशें और आपसी झगड़े बढ़ते गए और फिर हालात बद से बदतर हो गए। सलमा भाभी और रिजवान हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं और हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ, आपको अगर उनके साथ रहने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप जा सकती हैं अपने मायके, जाकर आराम से रहिए। आप भाभी 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 1:45 बज गए, आप अभी तक रिजवान को लेने बस स्टॉप नहीं गई? आज हमारा जी कुछ ठीक नहीं लग रहा है और घड़ी पे नजर भी नहीं गई हमारी। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं जाके रिजवान को ले आती हूँ। भाभी जान! भाभी जान! भाभी जान! भाभी जान! भाभी जान, आप पहले मुझे ये बताइए, रिजवान के स्कूल में आज कोई एक्टिविटी थी? क्या हुआ? भाभी जान, रिजवान हमें बस में नहीं दिखे। ये क्या कह रही हैं आप? हम सच कह रहे हैं भाभी जान, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? या अल्लाह, हमारे रिजवान कहाँ चले गए? भाभी, अब आप चुप भी करेंगी? आपको अल्लाह का वास्ता, अरे हम पूरी कोशिश तो कर रहे हैं ना रिजवान का पता लगाने के लिए, जो कुछ भी हो सकता है। कम से कम रोना धोना तो बंद करिए आप। रिजवान। हेलो, असलम हुसैन। हाँ असलम हुसैन बोल रहा हूँ। तुम्हारा रिजवान हमारी कैद में है। अपने बच्चे का मासूम चेहरा दोबारा देखना चाहते हो तो उसकी कीमत सिर्फ 15 लाख रुपए है। क्या क्या बेहुदा मजाक है ये? कौन बोल रहा है? सुना नहीं तूने? बच्चे की जान की कीमत सिर्फ 15 लाख। हेलो हेलो हेलो, अरे बोलेगा भी कोई? किसका फोन था? बताइए ना असलमिया, किसका फोन था? अरे बताइए ना असलमिया। भाभी संभालिए अपने आप को, इससे रोने धोने से कोई मसला हल नहीं होने वाला। पर हमने आपसे पूछा नहीं, बताइए किसका फोन था? अरे कहर पर पाए हम पर, रिजवान को किसी ने किडनैप कर लिया है और कीमत रखी है 15 लाख रुपए और मोहलत है 24 घंटे की। या सब ठीक हो जाएगा, संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। आप जाइए, जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाइए। पागल हो गई आप? हाँ? हमारे बच्चे की जान लेना चाहती है? अगर हम लोग पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो वो लोग हमारे बच्चे की जान ले लेंगे। नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, पुलिस ने कह दिया ना, कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। हमारे बच्चे को खोना नहीं चाहते। आप किसी भी तरीके से रुपए का इंतजाम कीजिए, हमारे बच्चे को हमें ला दीजिए, हमारा बच्चा हमें दे दो। नहीं, हम अपने बच्चे को नहीं खोना चाहते। लेकिन भाभी हम इतने रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? कहीं से भी इंतजाम कीजिए, लेकिन हमें हमारा कहाँ से लेकर आएंगे हम? कर्ज क्या कोई भीख भी नहीं देगा हमें? 15 लाख रुपए आप समझ रही हैं? 15 लाख। हमारा तो दिमाग ही पड़ेगा, हमें कुछ समझ नहीं। हम अब्बू से बात करेंगे और वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बेटा, बहुत दुख हुआ रिजवान के बारे में सुनकर। यहाँ बढ़ते हुए जुर्म, ये इंसान की पैसों के लिए हवस, बेटा सब कयामत की निशानियां हैं। असलम मियां,
ये लीजिए 15 लाख, ये रुपए लेके जाइए और रिजवान को सही सलामत लेके आइए। लीजिए बेटा। ले लीजिए असलम। अबू, हम बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे कि हम आपका इतना बड़ा एहसान कैसे उतार पाएंगे। अब सब बातें छोड़िए, आप ये पैसे लीजिए और जाके रिजवान को लेके आइए। रिजवान, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। पैसा लाया? रिजवान कहाँ है? बैग दे। पहले रिजवान, वो जितना बोलता है करना। रिजवान कहाँ है? छोड़ छोड़, पैसे दे, पैसे दे, चल 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 चल, पैसे दे, चल। रिजवान, बच्चे को क्यों छीन लिया? असलम हुसैन, असलम हुसैन, हमें इस केस के सिलसिले में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे शौहर अभी इस हालत में नहीं है कि आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सके। मेहरबानी करके आप लोग बाद में तशरीफ लाए। ठीक है, चलो। बड़ी अजीब बात है सर, बच्चे की मैयत के शोक में सिर्फ परिवार के लोग हैं, आस पड़ोस का कोई दिख नहीं रहा है। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। यूसुफ साहब, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन कातिल और किडनैपर को पकड़ने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द शुरू करनी होगी। जी हाँ, हम समझ सकते हैं। बेटा, पुलिस को कुछ आपसे ज़रूरी बात करनी है। रिजवान का किडनैप हुआ
और तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? जी, हमें लगा कि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो वो हमारे रिजवान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि वो पैसे ले लेंगे और हमारे रिजवान को रिहा कर देंगे। अच्छा, तुम काम क्या करते हो? नौकरी करते थे पर छोड़ दिया। एक रेस्टोरेंट देखा है हमने यही मार्केट में, उसी को लीज पर लेने का इरादा रखते हैं। काम तुम्हारे पास है नहीं, रेस्टोरेंट ले रहे हो वो भी लीज पे, लेकिन इतने बड़े घर में रहते हो? जी, भाड़े पर है। सिंह, जीप का नंबर ले लो। सर, मैं तुम्हारी भाभी सलमा से कुछ सवालात करना चाहूंगा। ये तस्वीर किसकी है? आप लोग के किसी रिश्तेदार की? ये हमारे शौहर हैं, मरहूम मोहम्मद हुसैन। कश्मीर में टेररिस्ट के साथ हुए मुठभेड़ में ये शहीद हो गए। आई एम सॉरी। सलमा जी, मेरा मानना है कि कभी कभी जो हमें दिखाई देता है वो नजर का धोखा होता है। मुजरिम हमारी आंखों के सामने खड़ा होता है लेकिन हम उसे देखते हुए भी पहचान नहीं पाते। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई भी बात जो आपको याद आए या आप कुछ बताना चाहें तो आप हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। चलो। सिंह। यस सर। मुझे ये महमूद हसन वाला मामला समझ में नहीं आ रहा। क्यों सर? शहीद आर्मी अफसरों को सरकार उनकी बहादुरी के लिए मेडल्स और अवार्ड देती है, जिसे उनकी बीवियां बड़े गर्व से घर में सजा के रखती। लेकिन सलमा के घर में सिवाय इस तस्वीर के हमें ऐसा कुछ मिला नहीं। सर, हो सकता है उसने अलमारी में संभाल के रखा हो। मेडल्स और अवार्ड अलमारी में? नहीं सिंह, मामला कुछ और ही। तस्वीर में लगा वो चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना था, कहीं तो देखा है मैंने। एक काम करो, असलम के पड़ोसी से मिलकर उसके बारे में पूछताछ करो। अफशा जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। तो कहिए। हमने आपको नहीं बताया कि हमारी नौकरी चली गई है। ये कब हुआ असलम? आज के दिन पूरे 2 हफ्ते हो गए। पर आप तो पिछले 2 हफ्तों से रोज जॉब पे जाते हैं। हम जॉब पर नहीं जाते हैं। पास ही में मार्केट में एक रेस्टोरेंट है, उसी को लीज पर लेना चाहते हैं। उसी सौदे की दौड़ भाग में मशगूल थे। आपको कुल कितने पैसे चाहिए? तकरीबन 11 लाख के करीब। 11 लाख? असलम, हम सोच रहे थे कि हम अपनी ज्वेलरी बेच देते हैं, उससे जो पैसे मिलेंगे वो आप ले लीजिएगा। अफशा, कैसी बात कर रही हैं आप? हमने आपसे ये बात इसलिए बताई ताकि हमारे मन में कोई मलाल न रहे कि हम आपसे कुछ छुपा रहे हैं। हम इतने नहीं गिर सकते ना अफशा कि हम अपनी निगाहों में शर्मिंदगी महसूस करें। सर, उनके पड़ोसी उनके बारे में कुछ खास नहीं जानते, क्योंकि असलम और उनकी फैमिली 2-3 हफ्ते पहले ही उस मोहल्ले में रहने के लिए आए और आस पड़ोस के लोगों से भी कोई खास जान पहचान नहीं है। जीप का रजिस्ट्रेशन नंबर? सर, वो नंबर गलत निकला। सर, हो सकता है उसने नंबर ठीक से देखा नहीं हो, या शायद सर ये भी हो सकता है कि उसने नंबर जानबूझकर गलत दिया। और वो फौजी अफसर महमूद हसन, उसके बारे में कुछ पता चला? सर, मैंने आर्मी हेडक्वार्टर को लिख दिया है, 1-2 दिन में शायद जवाब आ जाए। भाभी, ये आप कैसे आलू छील रही हैं? आप तो ज्यादा से ज्यादा आलू बर्बाद कर रही हैं। तो अब आप सिखाएंगे हमें तौर तरीके, हाँ, कि घर कैसे चलाना है कैसे नहीं? हम कह नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। भाभी, पैसे पेड़ पे तोड़ते नहीं हैं, हमारे शौहर की गाड़ी कमाई के पैसे हैं। शौहर? जी, हमारे शौहर। एक बात मत भूलिएगा, इस घर पे आपसे ज्यादा हमारा हक है, हमारा। क्या हो रहा है? असलम, आप दोनों झगड़ क्यों रहे? असलम मियाँ, हम झगड़ नहीं रहे, आपकी बीबी हम पे धौंस जमा रही है। और सच तो ये है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोरी? कौन सी चोरी? हाँ, चोरी की है आपने, जुल्म किया है हमारे ऊपर, हमारा सुख चैन सब छीन लिया है आपने, हमारी रिजवान की जान ली है आपने, और अब हमारी भी जान लेना चाहती हैं आप। सच यही है कि हमें अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं आप। बस करिए आप। सलमा भाभी, आपको जरा भी इल्म है कि आप क्या बोल रही हैं? हम सच कह रहे हैं असलम बाबू, सच कह रहे हैं। इसकी नजरों में हम आपके लिए बोझ हो चुके हैं। असलम, अपने अमीर बाप से रुपया दिलवाना, हमदर्दी जताना, ये सब ढोंग था इनका हमारे लिए।
सच तो ये है कि अभी हमारी भी जान लेना चाहती है घुट घुट के हम मर जाए और सब सलमा भाभी आप पागल हो गई हैं और कुछ नहीं है, आप पागल हो गई हैं। बस हुआ। नहीं, हम सच कह रहे हैं, खुदा की वास्ते मेरी बात का यकीन कीजिए, इसी ने हमारे बच्चे की जान ली है, यही है वो जिम्मेदार। आप पागल हो चुकी हैं, पागल। नहीं, हम सच कह रहे हैं। असलम भैया हमारी बात सुनिए। सर किडनैपर ने जिस नंबर से असलम हुसैन को फोन किया वो प्रीपेड नंबर है सर, जाली डॉक्यूमेंट पे लिया गया होगा। और सर ये कि मैंने कई बार उस नंबर पे ट्राई किया लेकिन तभी से वो नंबर बंद आ रहा है, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही सर, मैंने पता लगा लिया है। उस नंबर से शांति नगर में रहने वाले एक गुंडे को कई बार कॉल किया गया है। गुंडे को? जी सर। क्या नाम है उसका? पांड्या। और पुलिस रिकॉर्ड में पांड्या चक्कू के नाम से मशहूर है। आखिरी वार्निंग दे रहे हैं हम आपको, अगर दोबारा अफसा से कोई बदतमीजी की या इस तरह के घटिया इल्जाम लगाए तो क्या कर लेंगे आप? बताइए ना, क्या कर लेंगे? हम देख रहे हैं, जब से वो औरत आपकी जिंदगी में आई है आपको कोई और दिखती ही नहीं। इतनी फिक्र पड़ी है ना तो जाकर बैठ जाइए उसकी गोद में। अपनी वाहियात बातें अपने पास रखिए। नहीं सुनिए आपकी बात। हाँ? हाथ छोड़िए हमारा। नहीं छोड़ेंगे। क्या हरकत है ये? सर पांडे तो म्युनिसिपल हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? यस सर, कल बीच सड़क पर एक ट्रक ने उसको ठोक दिया, बहुत क्रिटिकल हालत है उसकी। पांड्या को कुछ लोग बेहोश हालत में उठा करके लाए थे, अब तक उसे होश नहीं आया। डॉक्टर, एक मासूम बच्चे के किडनैप और हत्या के सिलसिले में पांड्या से पूछताछ करनी, क्या आप बता सकते हैं उसे होश कब तक आ सकता है? अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, 1-2 दिन में होश आ जाएगा। हेलो, असलम हुसैन। जी असलम बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर शुभम बोल रहा हूं। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, पुलिस को ऐसा सुराग मिल गया है जिससे रिजवान को किडनैप करने वाले का पता बहुत जल्दी चल जाएगा। हमारे लिए भी चाय बना दीजिए। जी भाभी, नाराज हैं आप हमसे? हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा अपने किए हुए गुनाह के लिए। सच कहें तो रिजवान की मौत के बाद हम बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। जिन बदमाशों ने हमारे मासूम बच्चे का कत्ल किया उसके खिलाफ हमारे मन में इतना गुस्सा भरा है कि अब छोटी छोटी बात भी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसा लगता है जैसे हमारा कलेजा फटकर बाहर आ जाएगा। हमें बहुत अफसोस है, इस बात के लिए हमें माफ कर दीजिए। नहीं भाभी, हम आपके दुख को समझ सकते हैं। अल्लाह ने अगर आपको जख्म दिया है तो उस जख्म से बाहर भी निकालेगा। आप बस हौसला रखिए। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। अब पता नहीं क्यों यहाँ जी नहीं लगता है। सोचते हैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाएं। असलम से कहते हैं वो हमारे मायके हमें छोड़ दे। जी भाभी। असलम, कब तक आ जाएंगे आप? अब सलमा भाभी को घर ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। अगर घर वालों ने जिद की तो 1 दिन रुक जाएंगे, परसों तो वापस यहाँ आ जाएंगे हम। लेकिन असलम, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे तो बस हम आ जाएंगे ना परसों, फिर इत्मीनान से बात नहीं नहीं, कुछ अर्जेंट बात करनी है। देखो लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं और उन्हें छोड़कर आ जाएंगे। ठीक है, तब बात करते हैं। अल्लाह असलम, कहाँ रह गए थे आप? जल्दी चलिए, गाड़ी छूट जाएगी। नहीं छूटेगी, आप चलिए, आप चलिए। सर, हमें असलम की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने हमसे कहा था कि वो 2-3 दिन में आ जाएंगे। अभी पूरा हफ्ता होने वाला है, ना तो उनका फोन लग रहा है और ना ही वो हमें सामने से फोन कर रहे हैं। आपने अपनी सलमा भाभी को फोन नहीं किया? सर, हमने सलमा भाभी को भी फोन किया था। उनके फोन की बेल बज रही है लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठा रही है। ये असलम कहाँ गया होगा? उसका अता पता ठिकाना तो कुछ मालूम होगा आपको? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। शादी की है आपने उस फैमिली में और उसका अता पता ठिकाना आपको मालूम नहीं है, बड़े ताज्जुब की बात है। अफशा की जान पहचान असलम से इंटरनेट पर हुई थी, फिर निकाह इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हम कुछ पूछताछ कर ही नहीं पाए। जैन क्या खबर? सर पांड्या को होश आ गया है, उसने अपना बयान दे दिया। क्या बोला? सर पांड्या ने बिल्ला नाम के गुंडे के बारे में बताया। बिल्ला ने रिजवान को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन सर हैरानी की बात यह है कि यह कॉन्ट्रैक्ट देने वाली एक औरत थी।
और डैडी पंड्या ने बिल्ला का पता ठिकाना कुछ बताया? सर पंड्या ने बताया कि बिल्ला एक मैकेनिक है, लेकिन थोड़ा याश टाइप का आदमी है। या तो गैरेज में मिलेगा या फिर किसी तवाइफ के कोठे पर। इंस्पेक्टर साहब, ये सब माजरा क्या है? आप परेशान मत होइए, अब कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है। बहुत ही जल्द इस ड्रामे का पर्दा खुलने वाला है। पुलिस तहकीकात कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ अफशा और असलम के घर में ड्रामेटिक घटनाएं हो रही, और इसी दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसे देखकर वो भी दंग रह गए। सर, आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर आ गया, ये देखिए। सर, सलमा ने बताया था कि वो महमूद हसन की बेवा है, जबकि सर महमूद हसन की बेवा वो किसी भी हालत में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सर महमूद हसन कुंवारा था, एकदम बैचलर। और सर आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि महमूद हसन का ना तो कोई आगे था और ना ही पीछे। यतीम खाने में उसकी परवरिश हुई और डोनेशन के दम पर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। आखिर सच्चाई है क्या? उस घर में ऐसा क्या चल रहा है? ठीक है, केस तो उलझते जा रहा है। मिला? सर, ये मसूद भाई है। असलम ने इसे मकान किराए पे लिया। असलम को जब आपने घर किराए पे दिया जी, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स तो लिए होंगे? जी हाँ, जब वो यहाँ किराए पर आया था तो उसने आईडी प्रूफ के तौर पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस की एक जेरॉक्स कॉपी हमें दी थी। दिखाइए। ये तो उन्नाव से इशू हुआ, डिटेल निकालो उसकी। सर ये असलम तो एक नंबर का चालबाज और बहरूपिया निकला। इसका लाइसेंस भी फर्जी है। इसने किसी और के लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स पर अपनी फोटो लगाई है। ये देखिए सर। तो इस असली असलम से मैं फौरन मिल रहा हूं। राइट सर। चलो। ये तस्वीर आपकी है? हाँ जी, मेरी है। इसको जानते हो? ये तो गुड्डू की तस्वीर है। अब क्या हरकत कर दी इसने? और क्या जानते हो उसके बारे में? सर, बहुत अच्छे से जानता हूँ इसे। गुड्डू उर्फ गफ्फार अली उन्नाव के पास एक छोटे से गांव में रहता था। बहुत बड़े बड़े सपने थे सर इसके, चोरी चकारी करके रुपए हासिल करना और अय्याशियों में उड़ा देना। लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? इस औरत को जानते हो? ये उसके साथ रहती थी। होगी सर कोई माशूका उसकी। अच्छा, ये गुड्डू और गफ्फार अली का एड्रेस जानते हो? जी हाँ। पुलिस की कोशिशों से राज खुलते जा रहे थे। असलम का रचाया हुआ खेल सामने आ रहा था। खून की लकीरें फैलती जा रही थी। कौन किसके साथ मिला हुआ था? क्या सब के सब पर्दाफाश हुए या इनमें से कोई छुपा रुस्तम भी था? बड़े मियां। जी कहिए। गुड्डू उर्फ गफ्फार अली आप लोगों का बेटा? मेरा बेटा था, मगर अब हमारे लिए वो मर चुका है। रुकिए बड़े मियां, पुलिस को गुड्डू की तलाश है। वो आपके लिए मर गया ये कहकर आप उसे कानून की गिरफ्त से बचा नहीं सकते। बचा रहे हैं? कौन बचा रहा है उसे? अगर वो कानून की नजरों से बच भी गया तो अल्लाह उसे सजा देगा। अल्लाह। क्या आप बता सकती हैं गुड्डू कहाँ है? देखिए, हो सकता है आपके सच बताने से गुड्डू की जान बच जाए। देखिए, गुड्डू कहाँ है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, कल उसका फोन हमारे पास आया था। ये इस नंबर से। इस नंबर को नोट करो और फोन को ट्रैक पे डालो। हेलो, किस लड़की को पहचानती? अरे ये करमजली नाश पीटी, ये तो सलमा है, इसीलिए हमारे बेटे को फंसाया है। दोनों साथी भागे थे। चीड़े पड़े डाइन के नाश पीटी खत्म हो जाए, गारत हो जाए। हमारे बेटे को हमसे अलग कर दिया है। हेलो, क्या? ठीक है, चलो।
इतनी चालाकियां होशियारियां करने के बाद इसे मिला क्या? सिर्फ दर्दनाक मौत। चलो चलकर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। सर ये आदमी आया था? हाँ सर, ये आदमी शौहरत के साथ आया था, एक दिन रुका और अगले दिन चला गया। अच्छा, का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं? नेक्स्ट डे थैंक्स। सिंह, एक काम करो सर। गुड्डू की माँ का फोन लगातार चेक करते रहो। वो अपनी माँ से फोन पे बात करने की कोशिश जरूर करे। यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। सर। हाँ सिंह बोलो। सर, अभी अभी गुड्डू की माँ की सेल पे गुड्डू का कॉल आया था। कॉल ट्रेस हुआ है सर। सर कॉल इटावा से है। गुड, मैं भी पहुंच रहा हूँ। सर। प्लान हमारा नहीं था साहब, सलमा का था। सलमा तेरी क्या लगती थी? बीवी थी हमारी वो। बेशुमार दौलत हासिल करके शान की जिंदगी जीना चाहती थी वो, पर हमारी कमाई उतनी नहीं थी। ऊपर से घर में एक बच्चा भी हो गया था, खर्चे हजार और कमाई कौड़ियों वाली। हम भी तंग आ गए थे इस जिंदगी से। तभी सलमा ने कहा कि हमारे पास एक प्लान है इस पत्थर जिंदगी से बाहर निकलने का, कि इंटरनेट के जरिए बड़े घर की लड़कियों को अपने इश्क के जाल में फंसाना, उनसे निकाह करना और महीने 2 महीने के भीतर लाखों रुपए और जेवर लेकर फरार हो जाना। आफशा हमारी पहली शिकार थी साहब। निकाह के 1-2 दिन के भीतर ही हमने ये प्लान बनाया कि हम अपने बेटे रिजवान का किडनैप करवाएंगे और अपनी बेबसी और लाचारगी का रोना रोकर अफशा के घर वालों से एक मोटी रकम हासिल करेंगे। पर आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था साहब कि सलमा दौलत की हवस में ऐसी फंसेगी कि वो अपने बेटे की भी जान ले लेगी। कहते थे रिजवान हमारे प्लान को खराब कर देते साहब। वो जेवर की चमक में इस तरह अंधी हो गई साहब कि उसको अपने बेटे का गाढ़ा खून भी नहीं दिखाई पड़ रहा था साहब। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने साहब उसको मार दिया। इंतकाम था हमारा साहब। लालच बुरी बला है, लेकिन ज्यादा पैसा कमाना, पैसे की चाह रखना यह गलत नहीं है, पर उस चाह को पूरा करने के लिए जुर्म का रास्ता अपनाना वो गलत। सलमा मर चुकी थी, उसका पति सलाखों के पीछे पहुंच चुका था और उनकी वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई और एक जवान लड़की और उसके परिवार की खुशियां तबाह हो गई। लेकिन अफशा और उसके परिवार वालों को इंटरनेट द्वारा की गई दोस्ती और प्यार को शादी जैसे रिश्ते की ओर ले जाने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। इंटरनेट ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। कुछ ही पलों में किसी भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी इंटरनेट पर हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है। लेकिन जब बात अपनों की हो, हमारे रिश्तों की हो, तो इंटरनेट को मात्र एक जरिया ही समझो और कोई भी फैसला लेने से पहले सिर्फ अपने दिल का ही नहीं बल्कि दिमाग का भी इस्तेमाल करें। अरे पकड़ो पकड़ो, चाय की चुस्कियों के साथ हम दिन का अखबार पढ़ते हैं। सीमा पर कितने जवान मारे गए, किस आतंकी हमले में कितने मासूम लोगों की जानें गईं। आए दिन बढ़ते अपराध, रेप, खून, मर्डर, किडनैपिंग, ये सारी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन उन्हें सुनने या पढ़ने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि इन खबरों से कितने जीवन ध्वस्त हुए, कितने परिवार उजड़ गए। हम उलझ जाते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे अखबार एक आदत हो। लेकिन हमें गुस्सा नहीं आता, फिर चाहे अपराध कितना भी घिनौना और बेचैन कर देने वाला क्यों ना हो, हम खामोश ही रहते हैं।
तैमी, तैमी तुम पीयूष से नाराज मत हो ना कभी भी, सुन रही हो? और आज खाना क्यों नहीं खाया? देखो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लाया हूं, चलो जल्दी से खा लो। भाई नाराज हो मुझसे? बात नहीं करनी? ओके बाबा, मत करो बात। डरो मत, मुझसे डर के बिस्तर के नीचे छिपने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूं, और मुझे पता है कि तुम्हें लुक्का छिपी खेलना बहुत पसंद है ना? देखो हम सब वो खेल खेलेंगे जो तुम खेलना चाहती है। गुड मॉर्निंग पुणे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ट्रैफिक ज्यादा हो तो गुस्से को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि गुस्से से दुश्मन बढ़ते हैं और स्माइल से दोस्त। दादा भंडार चलो। आखिर क्यों ये शब्द उसके जहन में बसा था? वो कौन सी पीड़ा थी, कौन सा घाव था जो अब तक भरा नहीं था? दो लड़कियां, एक 14 बरस की टैमी और एक 22 बरस की पायल। ऐसा क्या हुआ था उनकी जिंदगी में? वो कौन सी मानसिक अवस्था थी कि एक लड़की अपने ही हाथ पर ब्लेड से एक शब्द झूठी लिखना चाहती थी? आखिर पायल क्यों इस एक गाली झूठी से दूर भाग रही थी? क्यों मजबूर होती हैं लड़कियां कि वो अपना दर्द, अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं पाती? ये कैसा समाज है हमारा जहां ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं? आप सोच रहे होंगे कि आज मेरी आवाज में इतना गुस्सा क्यों है, लेकिन जब आप इन दो लड़कियों की कहानियां सुनेंगे तो आपके अंदर भी अपने समाज के प्रति, अपने आप के प्रति गुस्सा भर जाएगा। सोनी कहाँ लेके जा रही है? सोनी चलना। थैंक यू। झूठी, तूने क्यों लगाया? मैं तूने मना किया था ना, नहीं लगाएगी, तूने बोला था। झूठी मत लगा फेस पे, झूठ बहुत बोलती है। आज जब मैं तुम्हें स्कूल से लेने आया था तो एक लड़का तुम्हें टकटकी लगाए देख रहा था, देखा तुमने? पसंद है वो? लड़के गंदे होते हैं, उनसे हमेशा दूर रहूंगी। उनसे हमेशा दूर रहूंगी। शाबाश, गुड गर्ल। हाँ भाई, दे दूंगा तुम्हारे पैसे, कहीं भागा नहीं जा रहा हूं मैं। हाँ हाँ ठीक है। टैमी, मैं 3 घंटे में वापस आता हूं, अपना ध्यान रखना। क्या देख रहे हो? ज्यादा मुस्कुराओ मत, तुम भी मेरी तरह यहाँ पे बंद हो। खुद को लकी समझते हो? क्यों घूर रहे हो? क्यों घूर रहे हो? मैंने बोला क्यों ना मत घूरो। बोल, लड़के अच्छे नहीं होते, लड़के अच्छे नहीं होते। टच मी और के टच मी और करेगा।
चलो किक, फोर्स फोर्स, पावर चाहिए किक में, फोर्स, पंचेस, कम ऑन, 1, फास्ट फास्ट। मैं 3 घंटे में वापस आता हूँ, अपना ध्यान रखना। ये तो पुल की तरफ से गोली चलने का आवाज है। चल गए। अबे यही से आवाज है, लगता है पानी में कोई गिरा है। अबे 100 नंबर फोन कर। अबे लवकर रे। शायद मैंने फोन करवाया था, इधर से गोली चलने की आवाज आई थी। सारा एरिया स्कैन करो। सर, यहाँ कुछ मिला है? ताज़े खून के निशान यहाँ पर भी। और सर ये देखिए, ये चुन्नी का टुकड़ा मिला है। तो इसका मतलब है कि गोली चली है, और जिसको भी ये गोली लगी है वो इम्पैक्ट से ब्रिज से नीचे गिरा है। और इस चुन्नी के टुकड़े का मतलब है कि या तो ये कोई लड़की है या औरत। ऐसा करो, ये पूरा एरिया अच्छे से छान मारो और गोताखोरों को बुलाओ, पानी में सर्च करो। ठीक है सर। आ जाओ अंदर आओ। सर, गोताखोरों ने बहुत कोशिश की, ना ही विक्टिम की बॉडी मिली ना ही कोई क्लू। लगता है बॉडी नाले में बहकर दूर चली गई। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता किया? कोई मिसिंग कंप्लेंट? नहीं सर, कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है, और ना ही विक्टिम के बारे में कोई जानकारी। लेकिन सर, अंधेरे में तीर चलाने जैसा एक आइडिया है। बोलो। सर, जब मैं आसपास के इलाकों में देख रहा था तो वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल नजर आया। वहां पर पूछताछ करें, क्योंकि अगर लड़की फैमिली वाली होती तो अब तक मिसिंग कंप्लेंट आ जाती। चलो देखते हैं। कितनी लड़कियां हैं हॉस्टल में? 47। कोई ऐसी लड़की है जो कल रात से गायब हो? हाँ सर, पायल नाम की एक लड़की है जो कल रात से वापस नहीं आई। पायल का रूम नंबर 104। कुछ नहीं मिला सर। पायल का मोबाइल नंबर दो। हाँ सर, अभी देता हूँ। सर, पायल का फोन स्विच ऑफ है। हॉस्टल में किसी से कोई अनबन? सर, वो कमरे में जाती थी तो दूसरे दिन ऑफिस के लिए बाहर निकलती थी। फिर झगड़ा कैसे होगा किसी के साथ? रेंट भी टाइम पर देती थी। पायल के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। यस। उसके ऑफिस का एड्रेस चाहिए हमें। ठीक है। ये थैंक यू मम्मी। अरे अरे आराम से खाओ बेटा, आराम से खाओ। तुम इतनी चुप चुप से क्यों हो? और पीयूष क्यों नहीं आया तुम्हें छोड़ने? टूर पे गया। टूर पे? कुछ बताया भी नहीं। तुमसे कुछ बोला था क्या? कुछ कहा था? मैं अभी आती हूँ उसे फोन करके। अरे फोन भी स्विच ऑफ है। साइलेंट मूवी के कैरेक्टर जैसी थी पायल। काम पे पूरा ध्यान था, पर ना अपने बारे में कभी और ना ही किसी और के बारे में कोई बात करती।
बस यस सर, नो सर, जी सर। कब से काम करती थी? अप्रोक्सीमेटली 4 महीने हो गए उसे अभी। ऑफिस में किसी से कोई दुश्मनी? सर किसी से बात करे तो दुश्मनी होगी ना सर। नो कॉन्ट्रोवर्सीज एट ऑल। उसका परमानेंट एड्रेस है आपके पास? रिकॉर्ड से मिल जाएगा सर। कल ऑफिस आई थी? यस सर, और रोज की तरह शाम को 6 बजे चली गई। कल पायल ने यही चुन्नी पहन के रखी थी? सर एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, पर हाँ ब्लैक कलर की चुन्नी पहनी थी उसने। आती जाती कैसे थी? सर ऑफिस के बाहर एक ऑटो स्टैंड है, अक्सर स्टाफ वहीं से रिक्शा लेते हैं। हाँ साहब, ये लड़की तो रोज मेरे ऑटो से जाती थी साहब। कल भी तुम्हारे ऑटो से गई थी? हाँ साहब, कल तो मैंने इसको बानेर छोड़ा था, लेकिन उसका हॉस्टल तो इंजेवाड़ी में। हफ्ते में 3 बार तो ये बानेर जाती थी और बाकी के दिन हॉस्टल में साहब। चलो दिखाओ मैं कल उसे कहाँ छोड़ा था। चलिए साहब। लीजिए, नहा लिया बेटा? बाल गीले अभी तुम्हारे, अंदर टॉवल नहीं मिला तुमको? पोंछ लो अच्छे से। ये पीयूष कैसे कपड़े दिलाता है टैमी को, अजीब नहीं लगता? अरे हमें क्या करना, जो पहनना पहने, ना पहनना ना पहने। अरे ये क्या बात हुई? भांजी है हमारी, साथ में रह रही है, जो मुंह में आया बोल दिया, नहीं पहनना है ना पहने। अब भी ना। देखो हम सब वो खेल खेलेंगे जो तुम खेलना चाहती है। कौन सा? टच मी एंड टच मी नॉट। लड़के गंदे होते हैं, चालाक होते हैं, वो लड़कियों का फायदा उठाते हैं। टैमी बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाई हूँ, पहन के देखना कैसे लगते हैं। और नए ला दूंगी, और आगे से तुम ऐसे ही कपड़े पहनना, समझी? हाँ सर, पायल पिछले 3 महीने से मेरी क्लास में आती है। जनरली 1 घंटे की क्लास होती है हमारी। लेकिन अचानक उसे सेल्फ डिफेंस सीखने की क्या जरूरत पड़ गई? वो सब नहीं पता सर। पायल में सीखने की लगन है, लेकिन वो काफी नर्वस लगती है। सर पायल के सेल्फ डिफेंस क्लास की टाइमिंग शाम के 6:30 से 7:30 बजे तक की थी। इसका मतलब कि पायल यहाँ से 7:30 बजे के बाद ही निकली होगी। सामने ऑटो स्टैंड में पूछते हैं जरा। ठीक है सर। सुनो, इस लड़की को देखा है? इस लड़की को देखा है? हाँ साहब, कल मैंने इसको छोड़ा था, और इंजोड़ी नाले के पास जो पुलिया है ना, उधर। कल इसने यही ओढ़नी पहन के रखी थी? साहब ठीक से तो कुछ याद नहीं है, शायद काले कलर की ओढ़नी थी। सर पायल के कॉल रिकॉर्ड चेक किए मैंने, बड़ी अजीब लड़की है, कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं, ऑफिस हॉस्टल बस, जैसे दुनिया से कांटेक्ट ही नहीं करना चाहती थी। डरी सहमी सी जवान लड़की, बात न करने वाली, सेल्फ डिफेंस सीखने वाली। कोई तो वजह है उसकी इस चुप्पी, इस डर की, जिसकी जड़ें उसके पास में ही होंगी। तभी पता चलेगा कि किसने उस पर गोली चलाई और क्यों। अरे अर्चना, अरे इस महीने का बिजली का बिल कहाँ है? अरे वही होगा आपके टेबल पे। अरे मेरे टेबल पे नहीं, तभी तो पूछ रहा हूँ। तो ड्रॉअर में होगा, देख लीजिए ना अच्छे से। अरे वाह बेटा, बड़ी प्यारी लग रही है इस ड्रेस में। पर मुझे आदत नहीं है ऐसे कपड़ों की, वो पीयूष कभी ऐसे कपड़े लाते ही नहीं थे। पायल रस्तोगी, आपकी बेटी लापता है, हमें उसकी तलाश है। इन दिनों कुछ बात हुई आप लोगों की उससे? कहा था मैंने आपसे, मेरी कोई सुने तब ना। लगता है कोई नई मुसीबत आ पड़ी है हमारी बच्ची पर। नई मुसीबत मतलब? देखिए चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। इससे पहले क्या मुसीबत आई थी? मैं अब चुप नहीं रहूंगी, मैं बताती हूँ आपको। पिछले साल दिसंबर महीने के एक दिन आ रही हूँ।
पायल क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ ना क्या हुआ? ये सब क्या क्या हुआ? हाँ बोलो क्या हुआ? मेरे साथ क्या हुआ? रंजीत कालिया नाम था उसका। उसने हमारे बच्चे के साथ मेरी बच्ची टूट चुकी थी, फिर भी लड़ने की जिद थी उसमें। उसने कहा माँ मुझे पुलिस में कंप्लेंट करानी है। अरे दिमाग खराब है क्या तेरा? हैं? पूरी दुनिया के सामने ढोल बजाएगी क्या? पर आप तू चुप रहे और रिपोर्ट लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे उसने तो अभी हाथ पे झूठी लिखा है। पुलिस के पास जाके क्या सबको बताना चाहती है? बहुत गहरा सदमा था मेरी बच्ची के लिए। अब क्या करते साहब, वो गुंडा मवाली था, हमारी एक बेटी और थी। लेकिन पायल भी तो हमारी बच्ची थी ना। रो मत बेटा। क्या हो रहा है ये? हैं? क्यों रो रही है? जब उसके साथ मुंह काला किया तब नहीं सोचा? झूठी कहीं की। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। उसने जो तेरे हाथ पे लिखा है ना, वही तेरी असलियत है। झूठी है तू, झूठी। झूठी झूठी सुन सुन कर तंग आ चुकी थी वो। मैं लाख चाहती थी कि उसका साथ दूं, पर उसका घर ही उसका बैरी बन चुका था। उसने कहा माँ मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। लास्ट 10 दिन किसी से बात तक नहीं की उसने। वैसे चुप रहने वालों में से नहीं थी। घर से चली गई, उसके बाद उसने फोन तक नहीं किया। मैंने इसे कई बार कहा हम पता लगाते हैं कहाँ है, कैसी है, पर अच्छा वो सर वो चली गई। अगर लोगों को पता चलता तो हमारी इज्जत और उछलती। कैसे बाप है? अपनी बेटी के आंसू पूछने की जगह अपनी ये छोटी इज्जत बचाने में लगे रहे। हमारे पास भी तो आ सकते थे। सर आपने सही कहा था, पायल के खून का राज उसके अतीत में ही छुपा है। तुमने देखा एक ही हादसे पे माँ और बाप दोनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। पति के डर से माँ चुप थी, लेकिन आखिरकार बोल पड़ी। लेकिन बाप अभी भी चाहता था कि वो चुप रहे। मुझे लगता है लोग हमसे काफी कुछ अभी भी छुपा रहे हैं। मुझे इस आदमी पे शक है। ये दिसंबर में हुआ। एक काम करो सर, इस आदमी के दिसंबर से अब तक के सारे कॉल रिकॉर्ड निकालो। उठाओ पायल के बाप को। रंजीत रोज फोन करता था, डराता था, धमकाता था। मेरी बेटी उसके खिलाफ कंप्लेंट करने पड़ी थी। फिर एक दिन रंजीत का फोन आया, बोला कि आके मिल। मैं उससे मिला। उसने तो 2 लाख रुपए मेरे हाथ में रख दिए। हम गरीबों के लिए 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है साहब। अपनी बेटी की इज्जत से भी बड़ी। कहने को तो कहते हो कि घर की इज्जत बचानी है, अपनी बेटी की इज्जत की ये कीमत लगाई तुमने। तुम जैसे बाप को तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। दिन में लाइट क्यों चला के रखा हुआ है? पायल के साथ रेप हुआ दिसंबर में। वो हॉस्टल में गई अप्रैल में, लेकिन उसने घर छोड़ा था जनवरी में। पता करो जनवरी से मार्च के दौरान वो कहाँ रह रही थी और क्या कर रही थी। ठीक है सर।
सर, पायल हॉस्टल ज्वाइन करने से पहले शिवाजी नगर में पीजी थी। ये रहा एड्रेस। सतीश जी, मिस पायल रस्तोगी यहीं रहती थी जनवरी से मार्च के बीच? जी हाँ, पायल रस्तोगी यहीं रहती थी। पर साहब हुआ क्या? अरे सर, वो एक नंबर की झूठी थी, पैसे चुरा के भाग गई। चोरी की थी उसने? जी हाँ, मैंने उसे पकड़ लिया था रेड हैंड, टेबल से पैसे उठाते वक्त। साहब, ऐसे लड़की को कौन रखेगा घर पे? कब निकाला आपने उसे? वो अप्रैल का पहला हफ्ता होगा। सर, उन दिनों पायल के पास नौकरी नहीं थी, शायद इसीलिए चोरी की होगी उसने। मुझे इन लोगों की बात पे भरोसा नहीं है हमारा। जितना हमने पायल के बारे में सुना है, मुझे नहीं लगता पायल चोरी कर सकती है। क्या कर रहे हो आप यहाँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस ऐसे ही क्या? हाँ, अंधी नहीं हूँ मैं। 14 साल की बच्ची है वो, भांजी है हमारी, अपनी बेटी जैसे। और आप तो बस दरवाजा खोलो। इतनी देर क्यों लगा दी? सब ठीक तो है? बाहर आओ, हाथ खोलो। टैमी, ये क्या? ये तुमने किया? आई एम सॉरी मामी जी, मेरी वजह से मामा जी और आपका झगड़ा हुआ, पर अब से मैं अच्छी बच्ची बन के रहूंगी। मुझे प्यूर के पास मत भेजो प्लीज मामी। नहीं नहीं नहीं, नहीं भेजूंगी। तुम शांत हो जाओ, ठीक है? चलो आ जाओ, चलो दवाई लगा देती हूँ। आ जाओ। ये क्या कर दिया तुमने? सर, पायल के हॉस्टल से एक लड़की आई है, आपसे मिलना चाहती है। सर, 1-1.5 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ? सर, पायल से एक औरत झगड़ रही थी, उसने पायल को धक्का भी दिया। सर, मैं बीच में आकर खड़ी हो गई और मैंने बोला सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं क्या? तब वो भागी वहां से। उस औरत का चेहरा याद है? स्केच बनवा सकती? सर, सर, ये है वो औरत। अरे सर, वो एक नंबर की झूठी थी, पैसे चुरा के भाग गई। आप पायल के हॉस्टल गई थी, झगड़ा हुआ, इस बात का गवाह है हमारे पास, वो लड़की जिसने आपको पहचान लिया है। हाँ सर, गई थी भाड़ा लेने। अब आखिरी महीना था, निकाल दिया तो भाड़ा नहीं देगी क्या सर वो? लेकिन वो जिस हॉस्टल में रहती है उसकी वार्डन का कहना है कि वो टाइम पे किराया देती है। नौकरी लग गई है ना सर, और वो हॉस्टल है। यहाँ पीजी में लड़कियां क्या क्या करती है आपको पता नहीं है। 10 साल से लड़कियां आती जाती रही है यहाँ, सब जानते हैं हम। टैमी, बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम परेशान मत होना। हाँ बेटा, अपनी मामी को एक बात बताओगी? किसने तुम्हें झूठी बोल दिया था? तुम ब्लेड से अपने हाथ पे लिख रही थी। बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, बोलो तो। कोई बात नहीं, आज मत बताना, मैं तुमसे मिलती रहूंगी। पता नहीं क्यों डर सा लग रहा था। तुम्हारे मामा जी ने जो तुम्हारे साथ करने की कोशिश की, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मेरा बच्चा। सर, पायल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि उसकी मौत गोली लगने से हुई थी। उसकी बॉडी पे कोई सेक्सुअल असॉल्ट के निशान नहीं, और सर गोली दूर से चलाई गई थी। 12 तारीख को रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच में। बैलिस्टिक रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? सर, गोली 8 mm के पिस्टल से चलाई गई थी और कोई क्लू नहीं मिला सर। मर्डर वेपन मिला? नहीं सर। ऐसा करो, आसपास के एरिया में जितने भी लोगों के पास लाइसेंसी गन है जो 8 mm की गोली यूज करते हैं, उनसे पूछताछ करो, हो सकता है कोई क्लू मिले। सर, इस एरिया में 7 लोग ऐसे हैं जो 8 mm की गोली वाली पिस्टल यूज करते हैं।
लेकिन उनमें से 6 का कहना है कि उन्होंने जब से पिस्टल लिया तब से उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसका फोन ही नहीं लग रहा है। वो कौन है? पीयूष साहनी सर। ये रहा उसका एड्रेस। सर यहाँ पर कई दिन के पेपर्स पड़े हुए हैं। लगता है घर काफी दिन से लॉक्ड है। ताला तोड़ो, सब जगह देखो। सर अंदर सिर्फ एक आदमी और एक लड़की के कपड़े मिले हैं। लगता है बाप बेटी है। सर 8 mm की गोली और ये होस्टर। लगता है ये वही है जिसकी हमें तलाश है। इसके बारे में और पूछताछ करनी पड़ेगी। साहब एकदम नमूने लोग थे ना। उनके घर में कोई आता था ना किसी से बातचीत होती थी। आदमी काम पे जाता था, काम से वापस आता था, और एक बार घर के अंदर गया ना तो दरवाजा बंद। सिर्फ बाप बेटी थे और कोई भी रहता था साथ में? साहब वो तो मुझे मालूम नहीं है बाप बेटी थी या क्या, लेकिन कुछ महीने पहले ही यहाँ रहने आए थे। और 12 तारीख से तो रूम बंद है, कोई आया भी नहीं यहाँ। लेकिन कल एक औरत आई थी पूछताछ करने के लिए। उसका नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने उसके गाड़ी का नंबर रजिस्टर में नोट करके रखा है। ले क्या? पता करो इसकी गाड़ी। सर गाड़ी जिसकी थी उसका पता चल गया है। राजनगर एरिया का एड्रेस है। जी तभी मैं सोचूं, जब से टैमी हमारे यहाँ रहने आई है तब से पीयूष का फोन क्यों नहीं लग रहा है। ये टैमी कौन है? तमन्ना सानी। हम सब प्यार से उसे टैमी बुलाते हैं। दरअसल ये पीयूष की सौतेली बेटी है। उसकी माँ ने अपने पति के मरने के बाद पीयूष से शादी कर ली थी, पर कुछ ही दिनों में कैंसर से उनकी डेथ हो गई। तभी से ये टैमी पीयूष के साथ रहती है। काम क्या करता है ये पीयूष? लड़कियों के हॉस्टल में कैटरिंग का काम है उसका। क्या नाम है हॉस्टल? अपेक्षा हॉस्टल। अपेक्षा हॉस्टल। वहीं की लड़की पायल का मर्डर हुआ है कहाँ ये पीयूष? मुझे नहीं पता। उसकी बेटी? उसे तो मैं हॉस्टल छोड़ के आई हूँ। कौन से हॉस्टल? अमर ऐसा करो, अपेक्षा हॉस्टल जाओ और पता करो 12 तारीख को पीयूष वहाँ आया था या नहीं, और अगर आया था तो कितने बजे। तब तक मैं टैमी के हॉस्टल जाके पूछताछ करता हूँ। ठीक है सर। ये टैमी का बेड है और ये दूसरी लड़की का। हाँ लेकिन टैमी कहाँ है? कुछ देर पहले बाहर गई थी, शायद आई नहीं अभी तक। शायद 14 साल की बच्ची बाहर जाती है, कहाँ जाती है, कब जाती है आपको पता नहीं। आने जाने का कोई रिकॉर्ड है? ये दूसरी लड़की का है? सर मुझे नहीं पता टैमी कहाँ गई है। चुपचाप रहती थी, किसी के साथ बात भी नहीं करती थी। सर आसपास के इलाके में पूछा लेकिन लड़की को किसी ने आते जाते नहीं देखा। सर 12 तारीख को पीयूष हॉस्टल गया था ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि उसने रजिस्टर में एंट्री भी की थी और उसके बाद से वो घर नहीं लौटा। और टैमी भी 12 तारीख को पीयूष के साथ नहीं थी। और अब टैमी भी गायब है और पीयूष का भी पता ठिकाना नहीं। 12 तारीख को पीयूष का हॉस्टल में होना और फिर गायब हो जाना, उसका फोन बंद हो जाना और उसी की गन का मर्डर में इस्तेमाल होना, सारे सबूत पीयूष की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और सर एक बात और पता चली है, पीयूष ने कई लोगों से पैसे लिए थे और किसी के पैसे लौटाए नहीं थे। 1-2 लोगों ने तो गुंडे भिजवाए थे उसे मारने के लिए हॉस्टल पे। पीयूष की पिटाई भी हो चुकी है। और सर 12 तारीख को पीयूष बहुत परेशान था, ऐसा हॉस्टल के गार्ड का कहना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मारपीट के डर से ये पीयूष हमेशा गन अपने साथ रखता हो और उससे गलती से पायल पे गोली चल गई हो और इसीलिए वो फरार हो? सर पीयूष का फोन कुछ देर पहले स्विच ऑन हुआ था, उसकी इस नंबर पर बात हुई थी। किसका नंबर है ये? क्या बात हुई तुम्हारी पीयूष के साथ? देखो टैमी गायब है और उसके हॉस्टल का एड्रेस पीयूष को तुमने ही दिया, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। पीयूष कहाँ है और तुमने उसे क्यों बताया कि टैमी कहाँ है? सर पीयूष कहाँ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ टैमी कहाँ है ये हमने ही उसे बताया था। सर पीयूष की फोन की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। चलो। गुड गर्ल।
अरे मैंने क्या किया? अरे बताते हैं क्या किया? छोड़ो मुझे। पायल के साथ तेरा क्या कनेक्शन है? कौन पायल? वही जिसे तूने अपनी गन से गोली मारी। 12 तारीख को हॉस्टल से निकलने के बाद तूने पायल को कब और क्यों मारा? मैंने पायल को नहीं मारा साहब। मैं मानता हूँ कि मेरे पास गन है, लेकिन वो घर पे ही थी उस दिन। मैं हॉस्टल से लौट रहा था उस रात, काफी डरा हुआ था लेनदारों के डर से। उनके लगातार मुझे फोन आ रहे थे और उन्हें पता चल चुका था कि मैं कहाँ काम करता हूँ। जब मैं हॉस्टल से लौट रहा था तो पुलिया के पास से गुजरा, वहां मुझे गोली की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि लेनदारों ने गुंडे भेजे हैं मेरे पीछे। मैंने पलट के पीछे भी नहीं देखा, मैं तीर की तरह भागा सीधा। झूठी कहानियां सुनेगा ना तो मार मार के भुर्ता बना दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ साहब, 12 तारीख को अजंता लॉज पुणे में था मैं, आप चेक करवा लो। ये आदमी पूरा सच नहीं बता रहा। तुमने देखा टैमी उसकी बेटी है, लेकिन उसको मेकअप कैसे किया? सर एक शब्द नहीं बोल रही है, बहुत डरी हुई है। हम काउंसलर की मदद लेनी होगी। टैमी मारना चाहती थी अपने सौतेले पिता को। क्यों? एक्चुअली पीयूष मानसिक तौर पे विकृत है। वो बहुत बुरी तरह से अब्यूज करता था टैमी को। मम्मी। हाँ टैमी बोलो। पापा आज फिर मेरे कमरे में आए और फिर मेरे साथ गंदी। बस करो, फिर से वही झूठ। कितनी बार टैमी? पापा है वो तुम्हारे, सौतेले हैं तो तुम उन्हें बार बार झूठ बोलकर मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी इस झूठ से। झूठी हो तुम, एक नंबर की झूठी। और फिर एक दिन उसे घर में एक गन मिली। उसने सोचा इस टॉर्चर से मुक्त होने का यही एक तरीका है। वो गन लेकर हॉस्टल की तरफ गई। रास्ते में उसने पीयूष को देखा। वो पीयूष पर गोली चलाने ही वाली थी और इतने में टैमी के साथ कोई टकराया। उसकी गन उसके हाथ से गिर गई। हड़बड़ाहट में टैमी ने अपनी गन उठाई भी नहीं और वहां से चली गई। मतलब टैमी ने उसे गोली नहीं मारी? नहीं सर, टैमी ने उसे गोली नहीं मारी। टैमी जिस लड़के से टकराई, क्या आप उसको पहचानी? अब उसका स्केच बनाने में हमारी मदद कर सकती है? जी सर, यू कैन गिव इट अ ट्राई। सर ये रही उस लड़के की स्केच जिसने गन चलाई थी। ये तो उस पीजी वाले का बेटा तरुण है। क्यों मारा तूने पायल को? क्या करता, अपनी माँ के आंसू देख नहीं पाता था। उस लड़की का मेरे बाप के साथ चक्कर था, इसलिए मारना चाहता था उसे। मेरी बीवी बहुत शक्की है साहब। उसके शक के वजह से हम सब बर्बाद हो गए। यहाँ तक कि मेरा बेटा मुजरिम बन गया आज। सब मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा पायल के साथ कोई वास्ता नहीं था, कोई संबंध नहीं था साहब। वो तो मेरी बेटी जैसी थी साहब। चाकू लेके निकला था घर से उसे मारने के लिए, और किस्मत तो देखो, एक लड़की मुझसे टकराई और उसकी गन मेरे हाथ लग गई। पायल की हत्या के लिए तरुण को और पायल को धमकाने के लिए उसकी मां को पुलिस ने हिरासत में लिया। साथ ही रंजीत को भी हिरासत में लिया गया और उसके खिलाफ पायल बलात्कार केस में नए सिरे से जांच शुरू हुई। पायल के पिता को भी दोषी मानते हुए हिरासत में लिया गया और पीयूष को अपनी सौतेली बेटी के लैंगिक शोषण और मेंटल टॉर्चर के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ 2-3 महीने की यहाँ बात है कि नर्स ये साइकेट्रिक वार्ड लेके जाओ बेटा, मत घबराओ। काश इसकी माँ ने इसकी बात पे यकीन किया होता तो इतना सब कुछ सहना नहीं पड़ता इस बच्ची को। झूठी, इस एक लफ्ज ने, इस एक गाली ने 2 जिंदगियों को तहस नहस कर दिया। पायल और टैमी दोनों ही शारीरिक शोषण और बलात्कार का शिकार थी।
दोनों के ही अपनों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया और उन्हें झूठी कहकर चुप करा दिया। हमारे समाज की एक बड़ी कमजोरी यह है कि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारे देश में, हमारे अपने घरों में बच्चों का लैंगिक शोषण होता है और करने वाले बेहद करीबी लोग होते हैं। हम ऐसी बातों पर पर्दा डाल देते हैं, ऐसे जीते हैं जैसे हम अति शुद्ध, अति संस्कारी हैं, और हमारे इस ढोंग की कीमत चुकाते हैं हमारे बच्चे और औरतें। लेकिन कभी ना कभी तो हमें अपने संस्कारों पर, अपने चुप रहने की परंपरा पर सवाल खड़े करने होंगे। ये मानना होगा कि रिश्तों की आड़ में औरतों और बच्चों के साथ बहुत अत्याचार होते हैं और वो अपने दर्द को अपनों से कह भी नहीं पाते। क्राइम पेट्रोल के माध्यम से आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर ये प्रार्थना है कि अगर आपकी नजर में कभी भी कोई भी ऐसा घिनौना अपराध आए तो चुप ना बैठें, क्योंकि गुस्सा कभी कभी बहुत जरूरी होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।